जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से हम अपनी पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर को। दोस्तों ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 11 है और पहले पार्ट, अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख आइए। इसके बाद आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के और थोड़ा क्विक रिविजन भी कर लेते हैं हम। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने बात की थी कि इमरजेंस कैसे हुई। वन ऑफ द बहुत हिस्टोरिकल डे अगर हम देखें तो 24 अप्रैल को दो हिस्टोरिकल डे हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। पहला तो ये ऑब्वियसली पंचायती राज डे मनाते हैं हम, और दूसरा तो ये कि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट निकल करके आया था। आप सब उनके बारे में जानते हैं, केशवानंद भारती केस के बारे में, और वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का इमरजेंस हुआ। तो मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब दोबारा समझा दूंगा। हालांकि लास्ट वीडियोज़ में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और रिविजन के रूप में यहाँ पे कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद कवर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट शामिल किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को, और किस आर्टिकल में था ये मैंने कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख आइए, बिकॉज फंडामेंटल राइट के साथ हमने 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी बताइए किस आर्टिकल के अंदर था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, और डिलीट करके किस पार्ट में और किस आर्टिकल में रखा गया है। लीगल राइट बनाया गया है, बट आपको आर्टिकल और पार्ट बताना है। तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें 1951 में शंकरी प्रसाद केस के द्वारा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब होता है कि संवैधानिक रूप से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट की क्या वैलिडिटी है, यानी क्या वैधानिकता है। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और देखिए हमें पता है कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन 1951 में ही, यानी 1 साल के बाद ही अमेंडमेंट कर दिया गया हमारे संविधान में। और आपको पता है हमारे संविधान में संशोधन कौन कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट। और कंप्लीट प्रोसेस हमारे, आपको पता होना चाहिए कंप्लीट प्रोसेस कि हमारे पार्लियामेंट में संशोधन की यानी अमेंडमेंट की क्या प्रोसेस है। फिलहाल आप ये बताइए कि जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है ये किस देश के संविधान से ली गई है। मैं क्विक रिकैप यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की हमने बात की, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो पावर है पार्लियामेंट की संविधान को संशोधित करने की, जो आर्टिकल 368 के तहत दी गई है, इसमें फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की भी पावर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं इसमें भी संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके अलावा एक और यहाँ पे मुद्दा था, आर्टिकल 13 वाला ये मुद्दा था। ऐसे तो आर्टिकल 13 अगर आप समझना चाहें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, केवल ऑर्डिनरी लॉज ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज भी लॉ की श्रेणी में आते हैं। तो इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का यह अर्थ है कि पार्लियामेंट कैन अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सच अ लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है या फिर टेक अवे कर सकती है। किनके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा? तो संविधान में संशोधन करके। ये देखिए ये बात की जा रही है, ये प्रेजेंट सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये बात की जा रही है शंकरी प्रसाद केस की। प्रेजेंट सिनेरियो कुछ और है, हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर का इमरजेंस हुआ है। इसके बाद क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट हमारे संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को वायलेट ना करता हो। नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली यही हमारा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। लेकिन 1967 में अगर आप देखें तो गोलकनाथ केस आता है, और गोलकनाथ केस के द्वारा क्या कहा जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो देखिए ये तो खैर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो ट्रांसीडेंटल है और इम्यूटेबल पोजीशन रखता है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी प्रोसेस से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जो अर्लियर स्टैंड था, अर्लियर स्टैंड मतलब देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि अर्लियर स्टैंड ये था सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अब्रीज कर सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस के द्वारा इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया और ये कहा गया, क्या कहा गया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन रखता है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा इसका हनन नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है कि पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 प्रस्तुत किया,
और इसके द्वारा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 ही वो प्रोविजन है, वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को हमारे संविधान में बदलाव करने की यानी संशोधन करने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 13 हमने फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया है। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल 13 में वैसे लॉज शामिल किए गए हैं जो ऑर्डिनेंस भी हो सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकते हैं, बाय लॉ भी हो सकते हैं, रूल रेगुलेशन, अलग अलग तरीके के लॉज इंक्लूड किए गए हैं। और आर्टिकल 13 का सेकंड प्रोविजन जरूर समझ लीजिए, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट and any law made in contravention of this clause shall to the extent or of the contravention be void। तो सरल शब्दों में अगर कहें, स्टेट यानी कंट्री की बात की जा रही है, यानी पार्लियामेंट की, ऑब्वियसली बिकॉज पार्लियामेंट के पास ये पावर है संविधान में संशोधन करने की, कि वैसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता हो। सो दोस्तों, आपको 24th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ध्यान रखना है, 1971 वाला, और आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया गया है। और ये कहा गया है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। और वैसा ऐसा जो प्रोविजन होगा उसे लॉ नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13। नाउ ये सब बातें तो हुई, उसके बाद हमें पता है केशवानंद भारती केस के बारे में। 1973 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ईयरलियर जजमेंट को, गोलकनाथ केस के ईयरलियर जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। और जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था 1971 का, इसकी वैलिडिटी की भी अपहेल्ड की यानी जांच की। और ये कहा गया पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एट द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फीचर्स कह लें कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को अब्रीज कर सकती है या फिर हनन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स का। बट यहाँ पे शर्त ये है कि न्यू डॉक्ट्रिन को ऐड किया गया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन क्या कहती है? सो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इट इज़ येट टू बी डिफाइंड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ये डिफाइन नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एक्चुअली जो डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चर की वो क्या है, इसे डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन ऑब्वियसली जो जजमेंट है इनके द्वारा हमें पता चलता है कि कुछ एलिमेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ऑब्वियसली हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी या फिर सोवरेन वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, हमारे इंडियन पॉलिटी का सेक्युलर कैरेक्टर। देखिए जो सेक्युलर कैरेक्टर है ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा ये 4th पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कुछ इस तरह का प्रोविजन डीपीएसपी में हमने पढ़ा है, आपको याद है क्या? अगर आपको याद है तो बताइए, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑब्वियसली यूनिटी, इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट। देखिए ये वर्ड आपको ध्यान में आना चाहिए, जब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की जाती है तो आपको आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर है या फिर हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है या नहीं, ये सब बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी। दोस्तों नाउ आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1994 में पूछा गया था। द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, ये क्या इम्प्लाई करता है? पहला ऑप्शन है सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। यानी हमारे संविधान में कुछ जो प्रावधान है वो इतने महत्वपूर्ण है कि एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। एब्रोगेट नहीं किया जाने का मतलब नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रीज्ड और टेकन अवे, यानी मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे संविधान के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता, हमारे संविधान को अमेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। यानी आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है, बिना इस प्रोसीजर का यूज किए हमारे संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट इट्स रियल स्पिरिट, यानी हमारे प्रीएम्बल को संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये कहता है? तो ऑप्शन ए ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट है, बी, सी और डी गलत है। हमने अभी देखा कि हमारे संविधान के कुछ जो फीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, इस वजह से इन्हें एब्रोगेट नहीं किया जा सकता और इन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ येट टू बी डिफाइंड, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये प्रियम्बल के टाइम में भी हमने डिस्कस किया था कि केशवानंद भारती केस के तहत ही हमारे प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CDS 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 9th शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है बट वन ऑफ द ऑप्शन अगर आप देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर और 9th शेड्यूल के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में शेड्यूल्स वाले मेरी जो वीडियो है शेड्यूल्स की पॉलिटी के अंदर ही, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें। और मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या पूछा जा रहा है, 9th शेड्यूल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इंसल्ट किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। दूसरे ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जो एक्ट और रेगुलेशन है 9th शेड्यूल के तहत ये वॉइड होगी इस ग्राउंड पे कि ये वॉयलेट करती है अगर फंडामेंटल राइट को। तो तीसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एक्ट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की 9th शेड्यूल में इंक्लूड करने की। तीसरा कहा जा रहा है कि जो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है ये रिपील या फिर अमेंड कर सकती है एक्ट को जो कि 9th शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा क्लेरिफाई कर दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है काफ़ी डिटेल में। शेड्यूल्स वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन CDS का ही क्वेश्चन है 2016 का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, किन चीज़ों से संबंध रखती है? जुडिशियल रिव्यू के पावर से। ऑब्वियसली जजमेंट है केशवानंद भारती केस का, ऑब्वियसली ये तो संबंध रखती है बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद ही इमर्ज होकर के आया है। तीसरा कहा जा रहा है द कॉन्स्टेंट्स ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है बिकॉज आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को डिस्क्राइब किया गया है। और चौथा द जजमेंट इन गोलकनाथ केस। तो आपको याद होगा गोलकनाथ केस के जजमेंट को रिवर्स किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस में, किस जजमेंट में? केशवानंद भारती जजमेंट में। तो ये चारों ही बातें संबंध रखती हैं, इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सिविल सर्विसेज 2020 का है। तो आप समझ सकते हैं इस टॉपिक की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो आपको याद होगा अभी मैंने बताया था कि द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज येट टू बी डिफाइंड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली गलत है बिकॉज अभी तक ये डिफाइंड नहीं है। हालांकि जो जजमेंट है उनके बेसिस पे कुछ प्रोविजन को हम कह सकते हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फर्स्ट तो गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, या तो बी है या फिर डी। तो 50% एलिमिनेट हो चुका है हमारा ये आंसर। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये काफ़ी आसान स्टेटमेंट है बिकॉज हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोवाइड नहीं किया गया है ना जुडिशियल रिव्यू, ये तो 1973 के बाद इमर्ज होकर के आया है। तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर फर्स्ट लाइन को आप मिस करते हैं तो मे भी आप यहाँ पे, बिकॉज हाँ ये ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सही है, हमारे संविधान जिन आइडियल्स पे बेस्ड है उन प्रोविजंस को प्रिजर्व करके रखना ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, राइट। ये वन ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें जो हैं वो गलत हैं, इस वजह से ऑप्शन डी नीदर वन नोर टू सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ है? तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IR कोल्हो जजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 में पूछा गया है। और ये जो जजमेंट है IR कोल्हो का, ये 2007 का जजमेंट है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोल्हो केस इन दिस कंटेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमॉन्ग्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर यानी बेसिक स्ट्रक्चर। तो पूछा जा रहा है कि कोल्हो केस में क्या हेल्ड किया गया, और इस संदर्भ में आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं जुडिशियल रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बेसिक फीचर्स में से। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हुए दिखे, बिकॉज ये इतना मेजर केस था नहीं और जनरली ये प्रिपेयर नहीं किया जाता, बट अगर आप रेलेवेंस समझे कोल्हो केस की तो काफ़ी ज़्यादा है,
वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ही ऑप्शन है यहाँ पे। और कोयलो केस के बारे में मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, हालांकि ये मैंने डिस्कस किया है स्केड्यूल्स वाले वीडियो में, बिकॉज ये 9th स्केड्यूल से डील करता है। तो बहुत सारे प्रोविजन थे हमारे 9th स्केड्यूल के अंदर जो जुडिशल रिव्यू जिन पर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो IR कोल्हो जजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि 9th स्केड्यूल के प्रोविजन आर ऑल्सो नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशल रिव्यू, यानी 9th स्केड्यूल के प्रोविजन का भी जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। ओवरव्यू मैंने दे दिया, हालांकि ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ऑब्वियसली स्केड्यूल्स वाले वीडियो में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस विच वन अमोंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में किस फीचर को अपहेल्ड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। ये CDS 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो दोस्तों 1994 के SR बोमाई केस में कौन कौन से प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी बातें शामिल की गई। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेक्युलरिज्म। दोस्तों इसी तरीके से काफ़ी सारे सरल सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे ये CDS 2010 का क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क। और ऑप्शन है हमारे पास, द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल एंड्स, अबोलिशिंग द अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट टू लाइफ इन लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये सारे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, वैसे हमारा डिस्कशन ही कंप्लीट इस टॉपिक पर हुआ है। सो दोस्तों इसी के साथ हमने पार्ट 1 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, और पॉलिटी में ऑब्वियसली पूछा ही जाता है, तो इसे आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए पहले। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सारी कमिटीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी। इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजन थे, इन्फोर्समेंट किस तरीके से हुआ, कुछ प्रोविजंस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट कर दिए गए थे, राइट। ये सब हमने काफ़ी डिटेल में समझा। इसके बाद सेलिएंट फीचर्स की बात की थी, फिर प्रीएम्बल हमने देखा, और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ पर हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन पर अक्सर सवाल आते हैं। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ हमारे स्टेट्स का, आपको याद होगा, देखिए रिवीजन करते हुए चलिए तभी फ़ायदा होगा। 14 से 22 स्टेट्स का हमारा सफ़र किस तरीके से रहा, और फिर आगे स्टेट्स किस तरीके से बढ़ करके अभी कितनी स्टेट्स है? 28, राइट। 29 थी, फिर 28 हुई है। और इसके बाद हमने सिटीजनशिप को समझा, फिर फंडामेंटल राइट्स को, और इसके बाद DPSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन आर्टिकल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं DPSP में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने डिस्कस किया। अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर था वो इसी से पिछला चैप्टर था। जो आर्टिकल है इसमें और जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, और सेकंड पार्ट में हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, यानी ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बात करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।